नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के बारे में। एक खबर है, इंटरव्यू है, उसमें कुछ कहा है अनुभव सिन्हा ने, लेकिन उस कहने से ज्यादा सुनना यह जरूरी है कि क्या बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के बारे में जो इमेज बनाई गई वो किसने बनाई थी। पहले देखिए, पहले अनुभव सिन्हा ये कह रहे हैं कि हम किसी बिस्किट की फैक्ट्री से थोड़ी ना ये पूछते हैं, बिस्किट के ब्रांड से, कि उनका आरओआई कितना है, उनको कितना मुनाफा हुआ। हमें तो जो बिस्किट हम खाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिना ये जाने कि वो बिस्किट कितने का बिकता है, कितने का नहीं बिकता है। लेकिन हम ये बॉलीवुड नंबर्स की क्यों बात करते हैं। उनका जो हेडलाइन है वो बता रहा है कि अनुभव सिन्हा सेज बॉलीवुड फैंस शुडंट फोकस ऑन बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस एज दे आर फॉल्स। ठीक है, ये बातें भी सही है कि बॉक्स ऑफिस आंकड़े गलत दिखाए जाते हैं। ये बात भी सही है कि बॉक्स ऑफिस आंकड़े दिखाकर ये कोशिश होती है कि किसी फिल्म को बताया जाए कि बहुत चल रही है, और एट द सेम टाइम उनका बिस्किट वाला एग्जांपल भी बिल्कुल सही है। लेकिन इस सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है जो हम रवि जी के साथ डिस्कस करेंगे। पहले मैं सवाल यहां पर खड़ा कर देता हूं। सवाल यह है कि बॉक्स ऑफिस आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का काम किसने शुरू किया। किसी भी फिल्म को यह कहने के लिए कि बहुत अच्छी फिल्म बन रही है, ये किसने शुरू किया। ये कहना कि वो पिक्चर 100 करोड़ की है, 200 करोड़ की है, पैसे को जग जाहिर किसने किया। अगर प्रोड्यूसर न चाहे तो कौन ये पता लगा सकता है कि किसी फिल्म में कितना पैसा या उसने किस हीरो को कितना पैसा दिया है। रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस पूरे लाइव सेशन में इस बात धन्यवाद उज्जवल जी। जी हम ये डिस्कस करेंगे कि बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस को जो इतना बड़ा बनाया है वो बनाया किसने है। क्या वो दर्शक थे पहले? क्या वो लोग जो टिकट खिड़की पर खड़े होते थे वो कहते थे? देखिए, वहां से खबरें सिर्फ ये आती थी, पुराने वक्त की भी बात करें, कि फला पिक्चर की टिकट ब्लैक हुई है, इतना आता था, या फला फिल्म हाउसफुल गया या हाउसफुल नहीं गया, या तमाम ऐसी खबरें। लेकिन ये बॉक्स ऑफिस के आंकड़े, ये फिल्मों की लागत, ये सैकड़ों करोड़ की फिल्म और ये वीकेंड पे 100 करोड़ की पार्टी, ये चलन कहां से आया, ये भी तो पूछा जाए अनुभव सिन्हा से। ये चलन बॉलीवुड से ही आया है। अनुभव सिन्हा इस बात को खूब अच्छे से जानते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब उनको पता नहीं होगा कि ये चीजें कहां से आई हैं। और आज जब वो ये कहने लगे कि अरे दर्शकों को क्या लेना देना कि फिल्म कितने में बनी, किस फिल्म ने कितना कमाया है, किस स्टार की क्या फीस है, सचमुच दर्शकों को क्या लेना देना। दर्शक ये थोड़ी जानना चाहता है। दर्शक तो ये जानना चाहता है कि आपने अच्छी फिल्म बनाई है क्या, या जो आपने फिल्म बनाई है वो दर्शक को पसंद आ रही है क्या। अब मुद्दा तो यही है, लेकिन मुश्किल ये आ गई है कि बॉक्स ऑफिस को सिनेमा से बड़ा बना दिया गया है। मतलब जो फिल्म 200 करोड़ 500 करोड़ कमा लेगी वो बड़ी फिल्म है, और बड़ी फिल्म है मतलब अच्छी फिल्म है, ये धारणा बनाई गई है। ये भी सिर्फ बुलबुला है, और इसको बॉलीवुड ने ही बनाया है। इसको उन्हीं लोगों ने बनाया है जिनके साथ अनुभव सिन्हा काम करते रहे हैं, काम कर चुके हैं। वो सब इनके यार दोस्त हैं, कोई अलग से नहीं है वो लोग कि उन्होंने बनाया और आज अनुभव सिन्हा शिकायत कर रहे हैं। और अनुभव सिन्हा भी कब शिकायत कर रहे हैं? देखिए, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अनुभव सिन्हा ने अचानक 2018 से अपना सिनेमा बनाने का ट्रैक बदल दिया। इसके पहले वो मसाला फिल्में या बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह का सिनेमा, पॉपुलर सिनेमा होता है, वो बनाया करते थे। लेकिन 2018 से आप देखें तो उन्होंने मुल्क के साथ में एक टर्न लिया, और उसके बाद में फिर आर्टिकल 15, अनेक, भीड़, अफवाह, इस तरह की फिल्में बनाई। और ये सारी की सारी कंटेंट फिल्में हैं। ये वो पॉपुलर फिल्में नहीं है, नाच गाने, रोमांस और एक्शन वाली। ये कहीं ना कहीं समाज की बात करती हैं, समाज की कुछ सामाजिक चेतना, कुछ राजनीतिक चेतना, कुछ इसमें फेमिनिज्म भी रहा, उनकी थप्पड़ जैसी फिल्में। तो कहीं ना कहीं वो इश्यूज को छूने की कोशिश करते नजर आए हैं, और कहीं कहीं उन्होंने किया है। लेकिन अब हुआ ये है कि कंटेंट सिनेमा के लिहाज से आप अनुभव सिन्हा की फिल्मों को आप अच्छा माने, यार बड़ा अच्छा विषय उठाया, बड़ा अच्छा निर्वाह किया, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। लेकिन ये फिल्में जैसे ही बॉक्स ऑफिस के कसौटी पर कसी जाती हैं तो पता चलता है ये सारी की सारी फ्लॉप है। अब किसी भी मेकर के लिए इससे ज्यादा दुखदाई क्या हो सकता है कि उसने फिल्म तो अच्छी बनाई, लोग कहते हैं कि यार फिल्म बढ़िया है, लेकिन पिट गई यार। अब ये पिट गई जो मामला है, तो यही आपको ये कहने पर मजबूर करता है कि भाई प्लीज यार आप तो ना ये देखो फिल्म कैसी बनी, आप ये मत देखो कि उसने कितना बनाया और कितने में बनी है।
तो ये हकीकत है, ये अचानक आया हुआ ज्ञान नहीं है, ये समय के साथ आया हुआ ज्ञान है। एक होता ना, भुक्तभोगी हो गए, तो पहले उनको ये बात शायद समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब क्या होता है, जब आपके ऊपर ये ठप्पा लगने लगता है कि आप फिल्म तो फ्लॉप बनाते हैं, तो आपको प्रोड्यूसर और फाइनेंसर ढूंढने में मुश्किलें आने लगती है। भाई अनुराग कश्यप की लड़ाई यही तो है, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि भाई हमको जो है शर्तों पर काम नहीं करना है, किसी भी फिल्म मेकर को, उसको तो अच्छी फिल्म बनाने की आजादी दी जाए। तो कहीं ना कहीं अनुभव सिन्हा भी यही बात कह रहे हैं कि हमें सिनेमा बनाने की आजादी होना चाहिए, उसकी कसौटी अच्छा सिनेमा या खराब सिनेमा या मनोरंजक सिनेमा या फिर कमजोर सिनेमा हो सकता है, उसको बॉक्स ऑफिस की कसौटी पर ना कसा जाए। तो बात तो सही है, लेकिन आप जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई ये लाया कौन। दर्शक तो नहीं पूछने गए थे कि भाई आपने फिल्म कितने में बनाई, आपने कितना कमा लिया इस। दरअसल बॉलीवुड में पिछले 1.5-2 दशक में ये एक ट्रेंड आया है और उसको धीरे धीरे हवा बना दिया गया है कि किसी फिल्म ने कितना कमाया। यही प्रोड्यूसर थे, अनुभव सिन्हा भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, इन्हीं की फिल्में हैं जिनके अखबारों में विज्ञापन छपा करते थे, इतनी बड़ी ओपनिंग ले ली, इतना कमा लिया फिल्म ने, या इनके साथियों के विज्ञापन। वहां से आपने दर्शकों को एक ये कहना चाहिए कि समझ देना शुरू की कि आप अच्छा और बुरा भूल जाइए कि सिनेमा कैसा है। आप तो ये देखिए कौन सी फिल्म कमा रही है, मतलब जो कमा रही है मतलब चल रही है। और फिर उसके अंदर एक ये कॉम्प्लेक्स डाला गया कि अगर ये फिल्म जो 100-200 करोड़ कमा रही है आपने नहीं देखा, इसका मतलब आपको या तो सिनेमा की समझ नहीं है, इसका मतलब या तो आप पीछे रह गए उस सिनेमा को देखने से। जाइए फिल्म देख के आइए, इस फिल्म ने 200 करोड़ कमा लिया है, अगले हफ्ते 300 करोड़ का विज्ञापन आने वाला है। तो ये इन्हीं का बनाया हुआ पूरा जो है जाल है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का, जिसमें ये बुरी तरह से उलझ चुके हैं। अब देखिए क्या होता है कि पहले शुरू शुरू में इन्हें लगा कि अगर हम बड़ी फिगर बताएंगे तो लोगों के बीच में इम्प्रेशन आएगा, लोग देखने आएंगे। फिर क्या हुआ, हर दूसरी फिल्म जो थी वो बड़े बजट की बनने लगी। हर दूसरी फिल्म के साथ आने लगा कि हीरो को इतना करोड़ दिया है, हर दूसरी फिल्म के साथ उसके सेट में इतने करोड़ लगा है। ये बातें अब इतनी कॉमन हो गई कि 100, 200, 300, 500 करोड़ रुपए की फिल्में हमें कोई खास लगती नहीं। हमें लगता है हाँ ये इतने तो लगते ही होंगे, जबकि सच बात यह है कि कहीं कम में पिक्चर 10 करोड़ रुपए में भी बन सकती है, 5 करोड़ में भी बन सकती है। लेकिन हमने उसको फुला फुला के गुब्बारे को इतना बड़ा कर दिया कि वो अब उसका खुद का ही कोई अस्तित्व नहीं, अब उसकी हवा जब तक निकलती रहती है। एक दूसरी बात यह कि ये जो फिल्म इनकी पिट गई और नहीं पिट गई, ये जो शब्द है, ये फिल्म का पिट जाना और नहीं पिट पाना इन्हीं के हाथ में था। कैसे? आप जब एक सब्जेक्ट पर फिल्म बना रहे हैं तो आप उसका बजट कंट्रोल कीजिए। आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको 100 करोड़ 200 करोड़ तक लेकर जाएं। मेरा यह मानना है कि अच्छी कहानी है, आप उसमें 20 से 25 करोड़ में भी अच्छा सिनेमा बना सकते हैं, जरूरी नहीं है उसको आप 100 करोड़ बनाएं। अब आप सोचिए अगर आपका खेल 20 करोड़ का होगा तो आपकी जो लड़ाई है वो बहुत आसान हो जाएगी। एक तो पहले ही इस देश में 140 करोड़ के आसपास आबादी है, उसके बीच में करीब करीब 10,000 थिएटर्स हैं। उस पे भी वो साल के आप मान कर चलिए 5-7 वीकेंड बड़े वाले होते हैं, जो उसको बड़ा वीकेंड हम कहें, जहां पे लोग ज्यादा फिल्में देखने आते हैं, चाहे वो त्योहार की वजह से हो या किसी और वजह से। तो जब इतने कम मौके हैं उसमें आप इतना बड़ा जुआ खेलेंगे। अच्छा, उसमें भी आपने जब जुआ खेलना शुरू किया, आप स्टोरी में कोई इनोवेशन नहीं लाए, आप वो सीक्वल वाले जोन में चले गए, आपने कॉपी कैट करना शुरू कर दिया, आपने कहानियों पे कोई ध्यान नहीं दिया, फिर आप नेपोटिज्म वाले जोन में चले गए। यानी आपने इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और बिल्कुल ये मानकर कि जनता सिर्फ आपकी बड़ी बड़ी बातों के झांसे में आकर आपको देखने आएगी। और आज अब अनुभव सिन्हा जब ये कहते हैं कि आप बिस्किट खाते हैं तो थोड़ी ना पूछते हैं कि बिस्किट बनाने में कितना पैसा लगा या बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में कितना पैसा लगा। आप बिस्किट खाते हैं और एंजॉय करते हैं, तो बिल्कुल बिस्किट खाने जैसा ही रहता ये भी, अगर आप या आपकी इंडस्ट्री के लोगों ने इस चीज को इतना बढ़ा चढ़ाकर ना इसका प्रोपेगेंडा किया होता। तो बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का बैंड किसने बजाया है, अगर हम इस बात पर बात कर रहे हैं, तो बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस का बैंड खुद बॉलीवुड के लोगों ने ही बजाया है। उन्होंने खुद अपना भोंपू इतना बड़ा बना लिया कि हम तो जी 100 करोड़ की फिल्म ला रहे हैं, 200 करोड़ की ला रहे हैं, तो आपको तो वीकेंड की कमाई समझ में नहीं आने लगी कि यार ये तो कुछ मिला ही नहीं हमको ओपनिंग। ऊपर से क्या है, अब
जो है ओटीटी को लेकर कंपटीशन है। अब आपके पास यूट्यूब और जो अदर सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपका ओवर एक्सपोज होती रहती हैं चीजें। अब पहले ये होता था कि भाई मेरा फेवरेट हीरो है, मुझे देखना है, मैं उसकी पिक्चर देखने जाऊंगा। पता चला मैं अपने फेवरेट हीरो को तो दिन में 10 बार इंस्टाग्राम में देख रहा हूँ, जिम से निकलते, जिम से बाहर जाते, कभी एयरपोर्ट पे, तो मुझे उसका चार्म भी नहीं रह गया। कहानी आप कोई ला नहीं रहे नई, तो मेरे पास किस चीज का चार्म है जो मैं देखने जाऊंगा? ना मुझे मेरे पसंदीदा अभिनेता का चार्म रह गया, ना नई कहानी का रह गया। उधर आपके लिए कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया ओटीटी का, आपके लिए कंपटीशन टीवी का भी बढ़ गया, अब तो इंटरनेशनल सिनेमा का भी बढ़ गया। और आप ये जो भोंपू है बड़ा वाला बजा रहे थे कि ये 200 करोड़ की पिक्चर है, अब वो मेरे लिए वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। हाँ, उसने आपकी अपनी खुद की लड़ाई को जरूर मुश्किल बना दिया। तो अब आपने रोना शुरू किया कि फैंस को क्या कहना चाहिए और फैंस को क्या नहीं कहना चाहिए। फैंस तो आएंगे, फैंस तो 12वीं फेल भी देखने आ जाते हैं, और फैंस कांतारा भी देखने आ जाते हैं। और सबसे हैरत की बात तो ये कि कांतारा जो है हिंदी बेल्ट में इतनी अच्छी चली, जहां की वो लोक कथा नहीं है, जहां के लोगों ने उसके बारे में सुना नहीं है। तो पर्पस यही है इस बात को कहने का कि पैसे से जब आपने तोलना शुरू किया तो आप पैसे से पीछे जाने लगे। तो शुरुआत आपने की थी, भूख आपने अपनी इतनी बड़ी कर ली कि फिर आपका पेट भरना मुश्किल हो गया। तो ये तो भूख लगती रहेगी आपको कि आपने तो अपना एक टारगेट सेट कर लिया है कि 500 करोड़ रुपए आएंगे तो मेरा पेट भरेगा। अब 500 करोड़ रुपए जब आएंगे तब देखा जाएगा, फिलहाल तो नहीं आ रहे। तो ये कहीं ना कहीं अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। अब ये तमाम तरह की बातें करते हैं कि क्या करना चाहिए दर्शकों को और क्या नहीं करना चाहिए। आप झूठ बोलने की शुरुआत कहां से हुई थी? जो व्यक्ति झूठ बोलने की शुरुआत करता है अंत में वही फंसता है। भाई जब इन्होंने शुरुआत की कि हम 100 करोड़ का सिनेमा ला रहे हैं, तो जब वो रिकवर नहीं कर पाया तो फ्लॉप भी तो 100 करोड़ का ही हुआ। इन्होंने ये नहीं सोचा है कि हमें जो बड़े बड़े नंबर डाल रहे हैं बाजार में, कब तक मतलब इन चीजों को हम इस पर सरवाइव कर पाएंगे, ये बड़े बड़े नंबर्स पर। क्योंकि बड़े नंबर्स के आकर्षण में भी अगर दर्शक थिएटर में आ रहा है तो उसकी भी एक सीमा है। तो फिल्में बड़ी बड़ी फ्लॉप होने लगी। 100 करोड़ में बनी बजट की फिल्म फ्लॉप हो गई, 200 करोड़ में बनी फिल्म, आदि पुरुष जैसी 600 करोड़ में बनी फिल्म फ्लॉप हो गई। तो ये तो आप ही ने तस्वीर बनाई थी जो पूरा ढह चुकी है पूरी तरह से और आपके ऊपर उल्टा पड़ी है। अब आपने जो ओटीटी का जिक्र किया है उसमें एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा। ओटीटी के दौर ने बॉलीवुड की पूरी कलाई खोल दी। दरअसल ओटीटी और कोविड वाला दौर है, इससे पहले ये लोग एकदम पीक पे थे कि झूठे विज्ञापन सोशल मीडिया में देना, अखबारों में देना, 100 करोड़ कमा लिया, वीकेंड इतने करोड़ का हो गया, बॉक्स ऑफिस ये चल रहा है। लेकिन वो तो ठीक था, मगर जैसी ओटीटी आया और लोगों ने देखा कि यार ये रीजनल फिल्म है, 5 करोड़ के 6 करोड़ के बजट में बनी फिल्म, 10 करोड़ के बजट में बनी फिल्म, ये इतनी शानदार है। और जब वो फिल्में चलने लगी और जब साउथ की वही छोटे बजट में बनी फिल्में जो है हिंदी पट्टी में आकर थिएटर्स में भी रिलीज होने लगी। भाई कांतारा जो पहली आई थी 2022 में 15 करोड़ के बजट की पिक्चर थी, 400 करोड़ कमा के ले गई। तो भैया आप ही के मुंह पे तमाचा पड़ा, आप ही की कलई खुली कि ये बजट जो आप हमको समझा रहे हैं कि हमने 100 करोड़ में बनाया, 200 करोड़ बनाया, ये सब झूठ है। और ये बजट जा कहाँ रहा है, फिर ये खुद ही रोना रोते हैं। भाई आप 100 करोड़ के बजट की पिक्चर बताते हैं तो जिस स्टार को लेके आते हैं पता चलता है 70-80% तो वही ले गया। आपने इतना क्यों माथे पे चढ़ा लिया भाई उसको? आप इतना क्यों मतलब उसके पीछे पीछे भागने लगे कि उसके होने से? आपने खुद ही कंटेंट पर, कहानी पर, डायरेक्शन पर अपनी पकड़ ढीली की। पता चलता खबरें आती और हमने देखा भी है, सेट पर जो है वो हीरो डिक्टेट करता है, सेट पर जो उसके जो चमचे होते हैं हीरो के वो डिक्टेट करते हैं। डायरेक्टर ने कैसा शॉट लिया उसके चमचे जाके देखेंगे स्क्रीन पे सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मॉनिटर पे वो ज्ञान देंगे। तो आपने अपने हाथों से चीजें खुद निकल जाने दी। अब उसके बाद दोष ये देना कि यार बॉक्स ऑफिस की वजह से ये सारी छवि बिगड़ रही है, या बॉक्स ऑफिस जो है हमारे अच्छे कंटेंट पर हावी हो रहा है, उसके नंबर हमारे कंटेंट पर हावी हो रहे हैं। तो अब ये सब तो चीजें एक्सक्यूजेज हैं। तो सच्चाई यही है कि अभी भी इनके पास जो भी, हालांकि अब तो बहुत ही खराब हो चुकी स्थितियां हम लगातार देख रहे हैं। अब तो मल्टीप्लेक्स भी जो है इनको, इनकी सिनेमा जो है मुफ्त में चलाने के लिए तैयार है और कह रहे हैं कि आइए हम तो होटल खोलते हैं, दर्शक मुफ्त में आके वहां टिकट भी लेने की जरूरत नहीं, आके हम उसको
वो फिल्म देख सकता है, हम फ्री में फिल्म दिखाएंगे। कहानी यहाँ तक आ पहुंची है, मतलब अब इनके पूरे डूबने में ज्यादा वक्त नहीं है। दूसरी तरफ ओटीटी का भी खेल हमने देख लिया है। सो कॉल्ड बड़े बड़े स्टार्स को उन्होंने रिजेक्ट करने शुरू कर दिए उनके प्रोजेक्ट, जब तक उनका खेल नहीं जमा था आपकी खूब आओ भगत की। अब सबको उन्होंने लाइन दिखाना शुरू कर दी कि अच्छा आप साइड में खड़े हो जाओ, आपकी नहीं चलेगी। अब वो अपनी शर्तों पे काम करवाने पे आ गए हैं। तो ये स्थिति जो है बनाने वाले ये खुद ही थे। अब लेकिन क्या होता है ना, पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब ये छटपटा जरूर रहे हैं। अब अनुभव सिन्हा ने भी जिस तरह का कंटेंट सिनेमा बनाया, तो आखिरकार तो वो उन्हीं चेहरों को लेके उन्होंने बनाया ना, कि जो उस वक्त मार्केट में चल रहे थे। ठीक है, वो ए लिस्टर नहीं थे, वो बी लिस्टर थे, लेकिन आपने भी वही आयुष्मान खुराना चाहिए, वही तापसी पन्नू चाहिए, वही राजकुमार राव चाहिए। तो आपने भी तो वही चेहरे देखे जो सेलेबल हैं आपके हिसाब से। आपने अपने कंटेंट के लिए उनका सहारा लिया। आपने वो वाला दौर आपने उस तरह से तो नहीं किया आर्ट फिल्मों के दौर में जैसा था कि ठीक है हम सिर्फ जो है रंगमंच के नए कलाकारों को लेके फिल्म बना लेंगे, या हम सिर्फ कैरेक्टर्स को लेंगे और उसके ऊपर अपनी बात कहेंगे, हम बजट को हाथ से नहीं जाने देंगे। तो ठीक है, अब समझ में आया है, बात सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी देर हो चुकी। देखिए, पैसा एक टूल होता है और आपको उस टूल का सही इस्तेमाल आना चाहिए, वरना आप उस टूल को बर्बाद कर देंगे। दूसरी चीज यहां पर यह है कि जो तमाम तरह की लिस्ट आती हैं कि फला एक्टर जो है वो सबसे टॉप पर चला गया क्योंकि उसकी कमाई इतनी हो गई और वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो गया। तो भाई अभी हाल फिलहाल में लिस्ट आई है जो बताती है कि शाहरुख खान जो है सबसे महंगे एक्टर हैं। तो ये सबसे महंगा एक्टर 5 साल घर पे क्यों बैठा था? वो 5 साल पैसे क्यों नहीं कमा रहा था? उसे ऐसा कौन सा डर बैठ गया था? उसकी क्यों टांगें कांप रही थी? क्योंकि उसको पता था वो फ्लॉप हो रहा है, वो नकार दिया गया है। तो यहां पर चीजें ये हैं कि आप जिस काम को करते हैं वो काम सिर्फ एक आधार पर चलता है। इस आधार पर नहीं चलता है कि वो कितने 100 करोड़ की फिल्म है, वो इस आधार पर चलता है कि कितने 100 करोड़ लोगों को पसंद आएगा। 100 करोड़ की पिक्चर नहीं, 100 करोड़ लोगों को पसंद आने वाली पिक्चर बनाओ। 100 करोड़ की पिक्चर जरूरी नहीं है 100 करोड़ लोगों को पसंद भी आए। और यहां पर आप दो तरह से फेल होते हैं। जब आप ज्यादा पैसा लगाकर खराब फिल्म बनाते हैं तो दो गलत मैसेज जाते हैं। पहला तो यह कि आपको अपने क्राफ्ट की जानकारी नहीं है। दूसरा, आप पैसा जो एक टूल है, एक हथियार है, आप उसको इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो यानी आप दो तरह के फेलियर हैं, पैसे का इस्तेमाल नहीं आता और आपको अपना काम करना नहीं आता। दूसरी तरफ एक शख्स जो कम पैसे में आपसे बेहतर बनाता है, वो दो चीजें बताता है कि मुझे मेरा क्राफ्ट भी आता है और मुझे पैसे का इस्तेमाल करना भी आता है। तो ये जो इतने बड़े बड़े फेलियर्स हैं, हमारे बॉलीवुड में कई सारे बिल्डर्स भी हैं, कई सारे इन्वेस्टर्स भी हैं, बहुत बड़े पैसे पर जो काम करते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मनी मैग्नेट हैं और वो बहुत सारा पैसा लगाते हैं, लाते हैं, लेकिन वो फिर फेल क्यों होते हैं? बड़े मियाँ छोटे मियाँ 2 जो आई थी, वो क्या था? बहुत सारा पैसा लगा दिया, 2 चेहरों को ले लिया, लेकिन मामला फुस हो गया। मतलब ना तो आपको फिल्म बनाना आता था, ना आपको पैसे से का सही इस्तेमाल करना आता था। और फिर आप कहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री जो है नीचे गड्ढे में जा रही है और खतरा आपको किसी से है नहीं। असल में बॉलीवुड को सबसे ज्यादा खतरा बॉलीवुड के लोगों से ही है। यही लोग इसको डुबा रहे हैं। ये सबसे ज्यादा ये अपने ही जान के दुश्मन बने बैठे हैं कि हम आओ इसको आज खत्म करके ही रहेंगे, क्योंकि हमने जो झूठी कस्में कुछ खाई हुई हैं कि हम अपने बच्चों को लाएंगे, हम ऐसे ही लोगों के साथ काम करेंगे, हम इसी लेवल का काम करेंगे। तो ये होता क्या है कि अब बॉलीवुड में ऐसे लोग आ गए हैं जिनको बंगला बनाना है, पिक्चर नहीं बनानी है। उनके जीवन के मकसद हैं शादियों में नाच नाच कर पैसा कमाना। आप नाचिए शादियों में, कोई भी किसी की शादी में नाच सकता है और कोई किसी की शादी में जाकर खाना भी परस सकता है, जो भी करना है करिए, लेकिन उसकी वजह से फिल्म के बिजनेस को बर्बाद मत कीजिए। फिल्म के बिजनेस के जी 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 नहीं, प्लीज कंटिन्यू। मतलब फिल्म के बिजनेस के साथ साथ इमेज का भी ध्यान रखना चाहिए। अपने स्टार्स की बस नहीं बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे अनुभव सिन्हा को ही लेके बात कर रहा हूं। भाई ठीक है, आपने ये बताया कि आपने अनुभव से ये बात समझी है कि बॉक्स ऑफिस के नंबर्स जो है बड़े नहीं होना चाहिए, फिल्म की क्वालिटी। लेकिन उसी तरफ एक खबर ये आती है
कि अजय देवगन ने मुझसे 18 साल से बात नहीं की। अजय देवगन को लेके मैंने एक फिल्म बनाई थी कैश, और वो बहुत खराब फिल्म थी, अब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो बहुत खराब फिल्म बनी, और उसके बाद से अजय देवगन मुझसे बात नहीं करते हैं। कई बार मैंने उनको व्हाट्सएप भी किया या SMS भी भेजा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो मैं खुद को ये तसल्ली दे लेता हूँ कह के कि भाई हो सकता है मेरा मैसेज उन तक नहीं पहुंचा। ये एक डायरेक्टर की गरिमा को भी कम करने वाली बात। होना तो ये चाहिए कि अजय देवगन आपको 18 साल में 800 बार मैसेज करें कि मेरे लिए कुछ अच्छा है क्या आपके पास। वो तो नहीं होता है। आप यही बता रहे हैं कि स्टार बड़ा है। भाई बार बार क्यों खबरें आती हैं कि आप रावण का जो है सीक्वल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लिखा जा रहा है, काम हो रहा है। आप एक बार में आउटराइटली कह दीजिए कि भाई मैंने एक फिल्म बना दी, अब मैं दूसरी फिल्म नहीं बनाऊं, खत्म हो गई बात। फिर आप उस पर भुनाना शुरू करते हैं कि अरे उस वक्त तो ये फिल्म थिएटर में नहीं चली, अब तो कल्ट हो गई है और अब तो लोग उसको देखते हैं, मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक बार फिर से घूम फिरकर उन्हीं शाहरुख खान के पास पहुंच जाना चाहते हैं कि चलिए हम रावण पार्ट 2 बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भाई? क्यों आप बार बार इन सो कॉल्ड बड़े स्टार्स के सामने झुकते हुए नजर आते हैं? मतलब आप ऐसा करके, जिसको कि डायरेक्टर और राइटर को तो वैसे ही आप लोगों ने खत्म कर दिया है, अब वो डायरेक्टर भी पूरी तरह से प्रोड्यूसर और इन तथाकथित स्टार्स के कंट्रोल में है। तो कुल मिला के फिर छोड़ ही दीजिए भाई। जैसे वो कहानी चोरी करके लिखवा के स्क्रिप्ट तैयार करा लेते हैं, या सेट पे DVD चला के या फिल्म चला के फिल्म बना लेते हैं, तो आपकी जगह किसी को भी वो अपने भाई को, चाचा को, अपने किसी और को, रिश्तेदार को, जैसे वो नेपो किड्स लॉन्च कर रहे हैं, वैसे ही घर परिवार में किसी को खड़ा करके, या जो उनके इशारों पर नाचता होगा उससे खड़ा करके कह देंगे भाई हाँ तू डायरेक्टर हो जा। डायरेक्टर भी लगभग इसी स्थिति में आ गए। लेकिन जब आप ऐसा कहते हैं ना पब्लिक लाइफ में, ये मैसेज जाता है कि अरे अजय देवगन इतने बड़े आदमी हैं, 18 साल से फोन नहीं उठाया, तो अजय देवगन क्या है भाई? किसके भरोसे पर हैं? किसकी वजह से हैं वो जो कुछ भी? क्या वो अपने आप से हैं? और डायरेक्टर क्या इतना छोटा होता है कि वो 18 साल एक सो कॉल्ड स्टार को मैसेज कर रहा है और वो जवाब नहीं दे रहा है, कहीं हम मिले नहीं? मतलब ये बहुत ही, मतलब आप क्या बोल रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? तो सिनेमा की अपनी गरिमा है, आपकी अपनी गरिमा है, एक निर्देशक के रूप में, एक लेखक के रूप में आपका एक सम्मान है। आप उसको क्यों इस तरह की बातें करके कम करते हैं? आप खत्म कीजिए भाई, जो काम मैंने कर दिया था हो गया, मेरे हिसाब से बेस्ट था। आप खुद ही एक्सेप्ट करते नहीं मेरा बहुत ही खराब काम था। तो उस वक्त जो आपने बड़ा बढ़ा चढ़ा के प्रचार किया था और बहुत महान सिनेमा बताया था, तो वो झूठ था। तब क्यों झूठ बोला था आपने? तो अब इन लोगों को सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने आप को जमाए रखें, क्योंकि अब तो इनके लिए सामने सर्वाइवल की लड़ाई है, सीधी सी बात है। बिल्कुल। अनुभव सिन्हा जिस तरह का सिनेमा बना रहे हैं, कितना वो बना पाएंगे आगे? और क्योंकि उन्होंने खुद ही मान लिया है कि अजय देवगन उनका फोन नहीं उठाते हैं, उनके मैसेज का जवाब नहीं देते हैं, शाहरुख खान को लेके बार बार खबरें आ रही कि रावण 2 बनेगा क्या, और कभी वो अंजाम तक न पहुंची है आज तक और न पहुंचने वाली। आप अपना रास्ता पूरा अलग पकड़ लीजिए कि भाई मैंने सब छोड़ दिया, मैं मेरी शर्तों पर काम करूंगा, मेरे हिसाब का सिनेमा बनाऊंगा, तो आपका सम्मान बचा रहेगा। तो लोग कहेंगे ठीक है, आपको बॉक्स ऑफिस के आंकड़ों पे नहीं हम कसौटी पे कसते हैं, उधर उस पे नहीं तौलते हैं, उस तराजू पे। आप अपना सिनेमा बनाइए, हम उसी की बात करेंगे। तो ये बड़ी गोलमोल सी चीजें। सुधार की इच्छा तो है, लेकिन आखिरकार घूम फिर के गलियों से निकल के उसी हाईवे पे पहुंच जाने का मन है जहां पे इनको शाहरुख खान मिल जाए, जहां पे अजय देवगन। देखिए, ये कहते हैं ना कि जब किसी इंडस्ट्री का डाउनफॉल आता है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होता है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसा हो गया था। लेकिन सबसे सही वो समय होता है जब आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत होती है कि आप कहां पर कम पड़ रहे हैं, आप ऐसा क्या कर रहे हैं जो नहीं किया जाना चाहिए। और हम वहीं पर आकर फिर से इन लोगों को बोलना शुरू करते हैं कि आपने अपने क्राफ्ट पर ध्यान नहीं दिया, आप एक तो बहुत बड़े टफ कंपटीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, बहुत टफ कंपटीशन सामने आकर खड़ा हो रहा है। अपने ही देश के अलग अलग भाषा के सिनेमा से, बाहर के सिनेमा से, लोगों के पास बहुत सारे मीडियम हैं एंटरटेन होने के। मैं तो कहता हूं कि इंस्टाग्राम ने भी आज एक तरह का कंपटीशन ही खड़ा कर दिया बॉलीवुड के सामने। भले इंस्टाग्राम पर फिल्में नहीं आती, लेकिन वो जो 30-30 सेकंड की रील आती है, अगर आदमी उसको 1 घंटे देख रहा है तो 1 घंटे का समय खा लिया ना।
वो 1 घंटा कोई पिक्चर देख सकता था, लेकिन वो उस शख्स का इंस्टाग्राम ने 1 घंटा खा लिया, और उसमें चल क्या रहा है, चल आपकी चीज रही है, चल आपके ही चेहरे रहे हैं। मतलब एक तरह से फिल्म स्टार्स खुद ही अपने बिजनेस को खा रहे हैं। वो अपने ही दर्शकों को, जो उन्हें देखने के लिए पैसा खर्च करके सिनेमा देख सकते थे, अब वो फ्री में उन्हें उनके सामने अवेलेबल है, और वो 1 घंटा जिसका पैसा उनको मिल सकता था किसी फिल्म के टिकट के तौर पर, वो फ्री में उनको मिल जाता है। तो इनको सोचना होगा ये अब किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा हो क्या गया है, अब इनको फिल्में, लगता है कि फिल्में तो जरिया है, हमें ब्रांड एंडोर्समेंट मिल जाएगा। तो अब कहते हैं ना, बहुत बुरी तरह से भटके हुए लोग हैं ये। फिल्म को करने के मकसद ही अलग अलग हो चुके हैं। किसी को ब्रांड डील चाहिए, किसी को टीवी के साथ रियलिटी शो में होस्ट बनना है, किसी को अपना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप के लिए पैसा चाहिए इकट्ठा। तो कुल मिलाकर सब कुछ मामला इतना भटक गया है कि आज एक्चुअली फिल्म बनाने के लिए कौन काम कर रहा है मुझे नहीं समझ में आता। फिल्म बनाने के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। सबने अपने अपने बिजनेस खड़े करे हुए हैं, सबने अपने अपने प्रोजेक्ट चलाए हुए हैं, सबके बाहर कुछ ना कुछ चीजें चल रही हैं। फिल्में बस एक कदम रखकर जाते हैं उस पर कि हाँ भाई ये भी हमारी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है। तो ये नतीजा है कि आज आप रो रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री का ये हाल है। तो जैसा आपने बताया अनुभव सिन्हा के बारे में, बिल्कुल सही। अजय देवगन फोन नहीं उठाए तो क्या फर्क पड़ता है, बॉलीवुड क्या अजय देवगन के भरोसे चल रहा है क्या? जब अजय देवगन नहीं थे तब भी बॉलीवुड था, अजय देवगन जब काम नहीं करेंगे तब भी रहेगा। तो ऐसे न जाने कितने आए और कितने चले गए। भाई एक वक्त था लोगों ने कहा था कि साहब दिलीप कुमार नहीं होंगे तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कौन होगा। दिलीप कुमार नहीं थे तो उनके बाद भी चीजें चली। देवानंद हो, चाहे राज कपूर हो, चाहे फिर अमिताभ बच्चन हो, फिर चाहे राजेश खन्ना के बारे में भी कहा गया कि भाई राजेश खन्ना नहीं तो सिनेमा नहीं। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं हुआ अभी तक कि ये नहीं होगा तो साहब सिनेमा नहीं होगा। बहुतेरे आए और बहुतेरे चले गए, और आगे और आएंगे और वो सब भी चले जाएंगे। लेकिन मुद्दा यह है कि आपकी सोच कितनी फोकस्ड है। तो मुझे लगता है कि शायद हमें इस तरह की संवाद करते रहने चाहिए रवि जी, हम क्योंकि जितना खुलकर बात करते हैं इतना और कोई कर नहीं रहा है। क्योंकि ज्यादातर लोगों को फिर होता है इनके साथ संबंध बनाने होते हैं, किसका किससे पीआर ना बिगड़ जाए, कौन किसके अवार्ड फंक्शन में किसको इनवाइट करेगा और नहीं करेगा। इस चक्कर में बेचारे कुछ बोलते भी नहीं है, चुपचाप सुनते रहते हैं। लेकिन हमारा बात करते रहना काफी जरूरी है। नहीं, हम करते रहेंगे बिल्कुल। जब भी जो जरूरी बात हमें लगेगी हम जरूर बोलेंगे उससे लेकर। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे एक बार फिर बात करके। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वो इस बातचीत को शुरू से फिर से देख सकते हैं। इस लाइव सेशन को हम लोग यहाँ पर ओवर कर रहे हैं, और बहुत जल्द किसी और सेशन में हम मिलेंगे रवि जी के प्लेटफॉर्म पर या मेरे प्लेटफॉर्म पर। क्योंकि YouTube नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप खुद ही चेक करते रहा करिए। बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो अब एक आदत बना लीजिए कि आप उसको हर घंटे में एक बार चेक करते रहें कि हमारे रवि जी के प्लेटफॉर्म पर कुछ हुआ है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग तो कर ही रहे हैं कुछ ना कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी आपका भी और दर्शकों का भी हमारी इस बातचीत को सुनने के लिए और इसमें हिस्सा लेने के लिए। शुक्रिया। थैंक यू।